आज अगर सपनों के लिए नहीं भागोगे तो कल ज़रूरतों के लिए भागना पड़ेगा, और ज़रूरतों वाली ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, सपनों वाली जीने में मज़ा आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव एंड इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर। आज की सेशन में वीडियो में स्टार्ट बने रहिए, बिकॉज आज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रेलवे के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं, टेंडर क्या होता है, टेंडर कितने तरह के होते हैं, इन सारी बातों का, इन सारे टर्म्स पर जो भी है टॉपिक, उस पर आज विस्तार में डिस्कशन होगा। तो वीडियो में स्टार्ट बने रहिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क्स है ना। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन क्या होता है। तो कहता है व्हेन टू और मोर पर्सन्स हैव अ कॉमन इंटेंशन कम्युनिकेटेड टू ईच अदर टू क्रिएट सम ऑब्लिगेशन बिटवीन देम देयर इज सेड टू बी एन एग्रीमेंट। यानी कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है दो या दो से फिर अधिक पर्सन्स के बीच में जिसका कि कॉमन इंटेंशन होता है ना, और वो एक क्रिएट करते हैं सम ऑब्लिगेशन बिटवीन देम, दोनों के बीच में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट किया जाता है, और जिसे हम लोग उस बोलचाल की भाषा में बोलते हैं एग्रीमेंट। और जो एग्रीमेंट बनता है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी वो जो एग्रीमेंट बनता है वो लीगली बनता है, यानी लीगल रूप से बनता है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट वही है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसे इन शॉर्ट में यदि बोला जाए तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जिसका कि इंटेंशन सेम इंटेंशन हो, और वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब कोई कुछ ऑब्लिगेशन तैयार किया जाता है लीगली रूप से, है ना, कानूनी तौर पर, तो उसे एग्रीमेंट करते हो। और यही एग्रीमेंट जो कि बाय लॉ यानी लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा इन्फोर्सिबली जो एग्रीमेंट तय होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1972, उसकी सेक्शन 10 यानी सेक्शन 10 के तहत ओनली दोज एग्रीमेंट आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ विच आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। यानी इस सेक्शन में, यानी सेक्शन 10 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 है, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सेक्शन 10 में ये मेंशन किया गया है कि कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबली जो बाय लॉ के द्वारा जो बनाया जाता है, तो उसमें एक बेहद ज़रूरी पॉइंट जो है कि फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, यानी पार्टी का उसमें फ्री कंसेंट होगा, उनकी जो सहमति होगी वो कोई दबाव में या किसी के प्रेशर में आकर नहीं होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क्स के लिए। इसमें यदि हम आगे देखते हैं कि जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्चुअली में रन कैसे करता है रेलवे के अंदर। तो कहता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, ऑल वर्क्स एंड सप्लाईज रिलेटिंग टू द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट थ्रू द एजेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलो। यानी वो कुछ टर्म्स होते हैं, कंडीशन होते हैं जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, और वो एग्जीक्यूट किया जाता है थ्रू द एजेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स के जो भी एजेंसीज होते हैं उसके थ्रू ही एक कॉन्ट्रैक्ट को रन किया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, जोन वर्क्स कुछ होता है, फिर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स होता है, फिर सप्लाई ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स होता है। तो यदि हम जोन वर्क्स की यदि बात करें तो सच एज वर्क्स ऑफ ऑर्डिनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड अदर ऑफ पेटी नेचर इन पर्टिकुलर जोन और एरिया। यानी जोनल लेवल पर जो भी कार्य किए जाते हैं वो खुदरा रूप में, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में उसका काम होता है, पेटी नेचर के वर्क होते हैं, छोटे छोटे नेचर के वहाँ पर वर्क का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ना, और बेसिकली रिपेयर एंड मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ होता है जोन वर्क। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स की यदि बात करें तो सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, टनल्स, बिल्डिंग्स, द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्बैंकमेंट etc अदर देन जोन वर्क्स। यानी जोन वर्क्स
जोन वर्क्स के अलावे जो भी कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो ब्रिज का हो, टनल्स का हो, वेल्डिंग का हो, या फिर फॉर्मेशन ऑफ एन इन एम्बैंकमेंट का हो, तो ये सारे चीज़ का जो भी वर्क होता है वो कंस्ट्रक्शन वर्क्स में उसका काउंटिंग होता है। ठीक है। अब सप्लाई ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, अब एक वेल्डिंग बनाना है तो उसमें जो मटेरियल होगा उसके सप्लाई के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है उसका बेसिकली क्या रोल होता है कि सच एज ब्रिक्स, टाइल्स, लाइम, सीमेंट, स्टील, ब्लास्ट, बम्बूज, है ना, वेलिंग, मेटिंग, डोर, विंडोज, ब्लास्ट, मरमू स्टोन, चिप्स, फायर ब्रिक, सिंगल प्रीचिंग स्टोन which are not usually stocked or purchased by the stores department, यानी जिसको कि जनरली स्टोर नहीं किया जाता है या फिर स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा उसे परचेज भी नहीं किया जाता है। तो इन सारे जो आइटम्स है, जो मटेरियल्स है लाइक ब्रिक्स, टाइल्स, लाइम, सीमेंट, स्टील, ब्लास्ट, ये ऐसे कार को सप्लाई किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए। तो ये सभी आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट पर यदि चर्चा करें कि कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है जो दो या दो से अधिक पर्सन्स के बीच में होते हैं और ये बिल्कुल लीगली बाइंडिंग होता है, यानी कानूनी तौर पर इसका एग्रीमेंट किया जाता है। अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बेसिकली कितने टाइप्स का होता है। तो जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स वो 4 तरह के होता है। मेनली यदि पूछा जाए तो ये लमसम कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट, पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट, मेनली आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यही 3 कॉन्ट्रैक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर एक आपको ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट भी जानना बेहद ज़रूरी है कि एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आज के सिनेरियो में यदि देखा जाए तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी मतलब प्रचलन में है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका मीनिंग क्या है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है। तो देखिए लमसम का कहने का मतलब हुआ लगभग। जैसे हम लोग कोई प्लान करते हैं तो बोलते हैं ना कि इसमें जैसे कोई पिकनिक पार्टी का हम प्लान किए तो इसमें एक अपना छोटा सा बजट तैयार करते हैं कि कितना इसमें एक्सपेंस हो जाएगा। तो हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि लमसम 5 to 6,000 वो एक्सपेंसेस होगा। तो ये जो लमसम वाली बात होता है ना, लमसम मतलब लगभग, यानी 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है या फिर 4.5 भी हो सकता है। लमसम का मतलब वही होता है, कुछ आगे और या फिर कुछ पीछे। तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर करना है कि द लमसम कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द कॉन्ट्रैक्टर इज एंगेज टू कैरी आउट अ वर्क और इफेक्ट सप्लाई एज स्पेसिफाइड एंड विद इन अ गिवन पीरियड फॉर अ फिक्स टोटल सम। उसका एक फिक्स टोटल सम होता है और उसके लिए एक जो स्पेसिफिक टाइम है, जो पीरियड ऑफ टाइम है वो भी स्पेसिफाइड रहता है, वो भी डिफिनिट रहता है। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलेंगे लमसम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, जब लमसम कॉन्ट्रैक्ट की बातें हो गई तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा लाइट डालते हैं शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट पर कि बेसिकली शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है। तो शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट देखिए, शेड्यूल का मतलब कि शेड्यूल का मतलब एक नियत समय है ना। तो इसमें शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया जाएगा, जैसे कहता है ना कि एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या है। तो जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल होता है वो डिफिनिट होता है कि फलाने तारीख को, फलाने जगह, फलाने दिन को आपको ये सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का आपका एग्जामिनेशन है। तो शेड्यूल का मतलब वो निर्धारित होगा, रेट निर्धारित होगा कॉन्ट्रैक्ट का, रेट ऑफ पीसेज, जो यूनिट में पीसेज होता है उसका जो नंबर ऑफ पीसेज होगा वो निर्धारित होगा। यानी शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या होगा, पहले से शेड्यूल उसका रहेगा, निर्धारित रहेगा। जैसे द शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द कॉन्ट्रैक्टर इज engaged to carry out a work or effect supply as specified within a time period at fixed unit at fixed unit। यानी इसमें क्या देख रहे हैं कि इसका जो यूनिट रहता है वो फिक्स रहता है कि भाई इतना यूनिट है तो वो है, इतना रहेगा। यानी गिवन पीरियड एट फिक्स्ड यूनिट rates or pieces for each of the various items comprising such works or supply. The sum is the receipt depending on the actual quantities and kinds of work done or material supply in the completing the work or supply to a specification and time। यानी इस पूरे का मीनिंग आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना उसमें आपका फिक्स्ड यूनिट रहता है,
जिसका रेट और पीसेज भी फिक्स रहता है, गिवन पीरियड होता है, और विद इन द गिवन पीरियड कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट में उसका होता है उसका शेड्यूल पहले से ही निर्धारित होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए, हर कॉन्ट्रैक्ट जो कि टाइप्स बनाया गया है कॉन्ट्रैक्ट का, वो उसका नाम से ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट, पीस मीन्स टुकड़ा, यानी उसमें जो वर्क्स होगा छोटे छोटे टुकड़े में होंगे। जिसे अभी हमने डिस्कस किया कि जोनल लेवल पर जो भी वर्क्स होता है, तो जो मोस्टली जो वर्क्स होता है वो रिपेयर का वर्क्स होता है, मेंटेनेंस का वर्क होता है, या फिर पेटी वर्क्स होता है, खुदरा जो छोटा छोटा अमाउंट्स का, है ना। दिस मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच ओनली यूनिट रेट्स और पीसेज फॉर वेरियस काइंड्स of work materials are agreed upon without reference either to the total sum। यानी पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि आपका जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ये जो वर्क है, जो अमाउंट है कॉन्ट्रैक्ट का, वो होगा छोटा छोटा, जो बेसिकली रिपेयर और मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक नोट है, नोट को देख लेते हैं कि एग्रीगेबल टू द एबव डेफिनेशन ऑफ ए पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट। पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सक्यूट अ स्पेसिफाइड ऑर्डर ऑफ वर्क्स और सप्लाई मे बी प्लेस्ड अगेंस्ट इट। यानी जब कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद जो स्पेसिफाइड ऑर्डर्स है वर्क के लिए या फिर सप्लाई के लिए, मे बी प्लेस्ड अगेंस्ट इट, तो उसके बाद काम की शुरुआत हो जाती है ना। एंड न्यू वर्क्स एडिशन एंड अल्टरेशन टू एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, स्पेशल रिपेयर वर्क्स एंड सप्लाई ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू इच सच वर्क नॉट एक्सीडिंग 2 लाख। देखिए, सच वर्क नॉट एक्सीडिंग ₹2 लाख, यानी बेसिकली जो पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो अप टू 2 लाख तक का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, क्योंकि उसका छोटा छोटा वर्क रहता है रिपेयर और मेंटेनेंस का, है ना। तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट का जो अमाउंट होता है, जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वो किसी भी हालत में 2 लाख रुपया से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि ऑल ऑर्डिनरी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वर्क्स, यानी जितने भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो कि जोनल रेलवे पर होता है ना, जोन लेवल पर होता है, और ये इसमें बेसिकली आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ वर्क रहता है। कन्वेनियंस ऑफ मटेरियल्स, ब्रिक्स, लाइम, सैंड, ETC, ये सब सारे चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जैसा कि हमने चर्चा किया कि हमने लमसम कॉन्ट्रैक्ट को देखा, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट को देखा, पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट को देखा, अब हम लोग EPC कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EPC कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो EPC है वो स्टैंड फॉर, EPC का मतलब क्या होता है, EPC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कहता है एन इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। EPC कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन form of contract used to undertake construction work by the private sector on large scale and complex infrastructure project। यानी आजकल के सिनेरियो में, आज के सिनेरियो में देखा जाए ना, तो EPC कॉन्ट्रैक्ट का काफ़ी ज़्यादा मतलब ये प्रचलन बढ़ चुका है, क्योंकि ये जो है प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किया जाता है एंड प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है, बट ऑन ए लार्ज स्केल एंड कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और जो कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कहने का मतलब जो बड़ा बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें काफ़ी मतलब एक्सपेंसेज होते हैं, मटेरियल्स का नीड होता है ना, मैन पावर का नीड होता है। तो ये जो EPC कॉन्ट्रैक्ट है वो बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पर ये कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। कहता है अंडर एन EPC कॉन्ट्रैक्ट अ कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए फिक्स्ड प्राइस बाय अ फिक्स्ड डेट। EPC में भी जो कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है उसका भी जो प्राइस होता है वो फिक्स्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और डेट जो होता है वो भी फिक्स होता है। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ चीज़ था। हम लोग यहाँ पर समझे कि कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 है तो उसको किस सेक्शन के
तहत कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। क्या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगली बाइंडिंग होता है या फिर विदाउट लीगली बाइंडिंग होता है। फिर हम लोग ने डिस्कशन किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने टाइप्स के होता है ना। तो इस तरह से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को देखें। अब थोड़ा सा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स पर लाइट डालते हैं, एक नज़र डालते हैं कि आखिर में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक जो इस एग्रीमेंट पेपर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो उसमें बेसिकली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया जाता है ड्यूरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कहता है एवरी कॉन्ट्रैक्ट शैल बी सो फ्रेम्ड एज टू प्लेस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट all the matters upon which parties intend to agree and the matters to be agreed upon shall include in details the following। यानी उसमें जो दोनों पार्टीज जो होता है वो दोनों एग्री होते हैं। ऐसा कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होता है जिससे कि एक एग्री है, एक का एसेंट मिल रहा है और दूसरे पार्टी का एसेंट नहीं मिल रहा है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के लिए ज़रूरी है कि जो दोनों पार्टी है दोनों का एसेंट मिलना चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, दो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि कहता है व्हाट द कॉन्ट्रैक्टर इज टू डू, व्हाट, वेयर एंड हुज सेटिस्फैक्शन इट इज टू बी डन। यानी कॉन्ट्रैक्टर जो होगा, कहता है कि व्हाट द कॉन्ट्रैक्टर इज टू डू, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है किस काम के लिए है, कितने दिनों में होगा, कैसे होगा, मटेरियल्स क्या क्या लगेंगे, यानी ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन दोनों पार्टीज के बीच में तय होता है। ठीक है, व्हाट गवर्नमेंट इज टू डू एंड ऑन व्हाट टर्म्स, गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। तो ये सारे चीज़ का मेंशन पहले ही कर दिया जाता है एट ए टाइम ऑफ एग्रीमेंट। कहता है व्हाट पेमेंट इज टू बी मेड, व्हाट इज टू कवर, टू whom इट इज टू बी मेड एंड द मेथड एंड द बेसिस ऑफ मेकिंग इट, किस मेथड पर, किस बेसिस के बेस पर पेमेंट को तैयार किया जाएगा, पेमेंट किसको दिया जाएगा, कितने दिनों में दिया जाएगा, पेमेंट को देने का मोड क्या होगा। इन सारी बातों का लेखा जोखा जो डॉक्यूमेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट उसमें पहले से कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह से होता है कि कॉन्ट्रैक्ट और उसका डिफिनेशन जाने, टाइप्स जाने और डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखें कि क्या होता है। जब माय डियर फ्रेंड जब आपको इतना चीज़ समझ में आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का नीड होता है एट ए टाइम ऑफ एग्रीमेंट, तो आप कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बना पाइएगा। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं टेंडर के बारे में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर में क्या डिफरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या हुआ ये हम समझ लिए, टेंडर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये भी यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो टेंडर बेसिकली क्या है ना कि टेंडर एक ऑफर है, आप ऐसे समझिए, टेंडर का हिंदी होता है निविदा। तो वो एक ऑफर है जो किसी गवर्नमेंट, किसी फर्म या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो ऑफर दिया जाता है और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उस टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करता है तो टेंडर उसे दे दिया जाता है। तो बेसिकली यदि हमें टेंडर को समझना है तो सबसे पहले माइंड में कॉन्सेप्ट एक क्लियर करना होगा कि बेसिकली टेंडर है क्या। तो टेंडर एक ऑफर है ना। अ टेंडर इज अ फॉर्मल ऑफर और बिड सबमिटेड बाय अ कंपनी टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज टू कैरी आउट अ प्रोजेक्ट एट अ स्पेसिफिक प्राइस एंड टाइम। टेंडर क्या है, एक फॉर्मल ऑफर है और बिड कर सकते हैं जो कि सबमिट किसके द्वारा किया जाता है, तो सबमिटेड बाय अ कंपनी। क्यों भाई, तो टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज टू कैरी आउट अ प्रोजेक्ट एट अ स्पेसिफिक प्राइस एंड टाइम। यानी स्पेसिफिक प्राइस और स्पेसिफिक टाइम के बेस पर किसी प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किया जाता है किसी कंपनी के थ्रू, किसी फर्म के थ्रू, किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड टेंडर। टेंडर वही है। ठीक है, कहता है इट इज नॉट लीगल बाइंडिंग, और टेंडर जो है वो लीगल बाइंडिंग नहीं है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग बट टेंडर इज नॉट लीगल बाइंडिंग। टेंडर जो है वो लीगल बाइंडिंग नहीं है बट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल बाइंडिंग है। वाइल अ कॉन्ट्रैक्ट इज द लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट दैट इज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द टेंडर इज एक्सेप्टेड। देखिए इसी चीज़ को समझना है कि टेंडर और जो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बेसिकली कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना
एक्चुअली में जो कॉन्ट्रैक्ट है इज द लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है दैट इज स्टैब्लिश। कॉन्ट्रैक्टर स्टैब्लिश कब किया जाता है? तो आफ्टर द टेंडर इज एक्सेप्टेड। जब टेंडर का एक्सेप्टेंस हो जाता है तब कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है और फिर उस पर वो काम करता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको टेंडर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, इतना ओवरव्यू आपका एक माइंड मेकअप जरूरी होगा। ठीक है चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर टेंडर का डिफाइन किए और जैसे कॉन्ट्रैक्टर को डिफाइन करके कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करके कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स के बारे में समझे थे कि बेसिकली जो मेनली जो 3 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट, पेशवर्क कॉन्ट्रैक्ट और जो लास्ट वन जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट देखे थे, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो उसी प्रकार से टेंडर के भी कई टाइप्स होते हैं, टेंडर्स के भी कई टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ओपन टेंडर। अब देखिए ओपन टेंडर नाम से ही स्पष्ट है कि ये ओपन टेंडर है। ओपन टेंडर का मतलब क्या? यदि कोई चीज़ ओपन मार्केट में आता है तो उसका जो मार्केटिंग है, उसका जो एडवर्टाइजिंग है वो एक मास लेवल पर किया जाता है। तो बेसिकली टेंडर में जो ओपन टेंडर है उसका भी कहीं ना कहीं इसी तरह से रोल है। जैसे देखिए ओपन टेंडर का मतलब हुआ कि द सिस्टम ऑफ इन्विटेशन ऑफ टेंडर्स by public advertisement in the most open public manner possible should be used as a general rule and must be adopted with certain exceptions like limited tender, special limited tender, single tender और dispensing with tenders। यानी जो लिमिटेड टेंडर, स्पेशल लिमिटेड टेंडर और सिंगल टेंडर के केस में होता है कि उसका पब्लिसिटी एक मास लेवल पर नहीं किया जाता, तो ओपन टेंडर में वो कंडीशन नहीं है। ओपन टेंडर का मतलब यह है कि ये ओपन है, यानी इसमें कोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो वाइड पब्लिसिटी में बी गिवन टू ऑल टू द कॉल फॉर टेंडर्स, यानी इस टेंडर को कॉल करने के लिए वाइड पब्लिसिटी किया जाता है। और वाइड पब्लिसिटी करने का बेस क्या बनता है? तो नोटिस इन रेलवे ऑफिसेज में भी इसको नोटिस बोर्ड पर, यानी न्यूज़ बुलेटिन जो होता है ना, नोटिस बोर्ड एक लगा रहता है, उस पर भी इसको नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया जाता है। नोटिस इन अदर गवर्नमेंट ऑफिसेज, एडवर्टाइजमेंट इन वर्नाकुलर और लोकल न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट इन नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर इफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक कि वर्क यदि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो इसका नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में भी इसका एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। ग्लोबल टेंडर के नाम आप सुने होंगे कि टेंडर में ग्लोबल टेंडर बेसिकली क्या होता है कि जब कोई वेरी इंपॉर्टेंट वर्क होता है तो उसमें जो टेंडर दिया जाता है तो वो ग्लोबल टेंडर का मतलब क्या हुआ कि इंडिया से आउट ऑफ इंडिया, यानी बाहर के जो देश हैं आउट ऑफ आवर कंट्री, वो दूसरे देश भी इस टेंडर में इंटरेस्ट ले सकते हैं और वो टर्म्स एंड कंडीशन को यदि फुलफिल करेंगे तो टेंडर उन्हें दे दिया जाता है। तो ये ग्लोबल टेंडर की बात होती है। तो ये सिर्फ एक समझाने के लिए बोले, बेसिकली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ओपन टेंडर। तो ओपन टेंडर का जो एडवर्टाइजमेंट है, जो उसका वाइड पब्लिसिटी किया जाता है ओपन टेंडर को, ठीक है, एंड अपलोडिंग नोटिस ऑन वेबसाइट, यहाँ तक कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी उसका नोटिस दे दिया जाता है ओपन टेंडर का। ठीक है, चलिए तो टेंडर में हमने पढ़ा ओपन टेंडर। अब हम लोग देखते हैं कि लिमिटेड टेंडर क्या होता है। अब देखिए नाम क्या है, लिमिटेड टेंडर, यानी इसमें नाम है लिमिटेड, यानी इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा वो लिमिट में होगा। जैसे लिमिटेड टेंडर्स में बी इन्वाइटेड विद अप्रूवल ऑफ द कम्पिटेंट अथॉरिटी। जो भी कम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं वो लिमिटेड टेंडर को क्या करते हैं, उसके लिए अप्रूवल देते हैं कि हाँ भाई लिमिटेड टेंडर के लिए ऑफर दिया जाए। तो ये बिना कम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल के बिना लिमिटेड टेंडर इनिशिएट नहीं किया जा सकता है ना। एंड जो लिमिटेड टेंडर के अंतर्गत क्या होता है कि अ लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर्स शुड बी प्रॉपरली मेंशन्ड एंड टेंडर्स कॉल्ड ओनली फ्रॉम amongst the contractor warned on the approved list. The schedule of the power will be as under. माय डियर फ्रेंड्स, लिमिटेड टेंडर की बात जो होता है कि यहाँ पर एक अप्रूव्ड लिस्ट होता है कॉन्ट्रैक्टर का, और वो अप्रूव्ड लिस्ट लिमिटेड टेंडर में आगे देखेंगे कि उसमें जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर होगा जो अप्रूव्ड लिस्ट में जिसका नाम होगा, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्टर एलिजिबल होंगे लिमिटेड टेंडर के लिए।
कौन? जो अप्रूव्ड लिस्ट में जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टर का, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्टर उसका फॉर्म को फिलअप करेंगे उस टेंडर के लिए। दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्टर जो अप्रूव्ड लिस्ट में जिस कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं रहेगा तो वो कॉन्ट्रैक्टर उस टेंडर के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि जो अप्रूव्ड लिस्ट होगा कॉन्ट्रैक्टर का तो उसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कितने होंगे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिमिटेड टेंडर के केस में। लिमिटेड टेंडर के केस में जो अप्रूव्ड लिस्ट कॉन्ट्रैक्टर का होता है वहाँ पर एटलीस्ट जो होता है, जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स होता है वो कितना हो सकता है? मतलब 10 हो सकता है। यानी जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जो होगा उसमें कम से कम 10 कॉन्ट्रैक्टर का नाम उसमें रहता है और वही 10 कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो उस लिमिटेड टेंडर के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हालांकि इसका एनुअली इसको मतलब ये किया जाता है, इसको रीइन्यूअल किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लिमिटेड टेंडर के केस में जो हमारे जो ऑफिसर हैं तो उनको कहाँ तक उनको अथॉरिटी है लिमिटेड टेंडर को करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक कॉलम में लेवल ऑफ ऑफिसर्स है और एक कॉलम में है जो पावर है। तो जो हमारे PHOD और CHOD होते हैं उनको कितना पावर है? मोर देन 1.5 CR एंड अप टू ₹7.5 CR, यानी ₹1.5 करोड़ से ₹7.5 करोड़ तक जो अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो PHOD और CHOD है लिमिटेड टेंडर के केस में। ठीक है, जो ACG ऑफिसर होते हैं या फिर जो DRM होते हैं, क्योंकि DRM भी ACG लेवल के ऑफिसर हैं, तो उनका जो पावर्स है वो मोर देन 37.5 CR एंड अप टू ₹1.5 CR, यानी वो 37 यानी 37.5 करोड़ रुपये से लेकर 1.5 करोड़ रुपया तक ये जो होंगे ACG ऑफिसर होंगे और या फिर DRM होंगे। और जो JG ग्रेड के हैं, जैसे हमारे जो डिप्टी जी होते हैं JG ग्रेड के होते हैं, है ना, उनका जो अथॉरिटी उनके पास जो पावर है वो अप टू ₹37.50 लाख है ना। तो ये कुछ ए लिमिटेड टेंडर के केस में लेवल ऑफ ऑफिसर है और उनको जो पावर दिया गया है सैंक्शन करने के लिए वो बेसिकली ए लिस्ट है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी अपनी तैयारी को गुड बेटर एंड बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो लिमिटेड टेंडर का जो केस है तो उसमें क्या होता है कि वाइल एक्सरसाइजिंग एबव पावर्स द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, यानी जब उस पावर को एक्सरसाइज करना होता है उस PHOD CHOD या फिर ACG या फिर JAG को, तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कि द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर टू बी वॉर्न ऑन द अप्रूव्ड लिस्ट शुड नॉट बी लेस देन 10। अभी हमने चर्चा किया कि जो अप्रूव्ड लिस्ट जो होगा कॉन्ट्रैक्टर का उसमें मतलब कि शुड नॉट बी लेस देन 10, यानी कम से कम तो 10 होना ही चाहिए अप्रूव्ड लिस्ट में कॉन्ट्रैक्टर का नाम, उससे कम नहीं होगा, पहला चीज़। एंड दूसरी चीज़ कि द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर शुड बी अपडेटेड एनुअली। वो जो अप्रूव्ड लिस्ट होता है 10 कॉन्ट्रैक्टर का जो नाम होता है वो उसको क्या है एनुअली अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे लिमिटेड टेंडर के अंतर्गत। और यहाँ पर देखते हैं कि लिमिटेड टेंडर्स आर टू बी इन्वाइटेड ओनली इफ इट इज कंसिडर्ड एडवांटेजेस टू डू शो। लिमिटेड टेंडर को तभी इनवाइट किया जाता है जब ऐसा समझा जाता है कि इसको करना हमारे लिए यानी इंस्टीट्यूशन के लिए या फिर रेलवे के लिए एडवांटेजियस होगा, तभी लिमिटेड टेंडर का इनवाइट किया जाता है। ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कॉलिंग ओपन टेंडर्स इवन इन द केस ऑफ वर्क्स कॉस्टिंग लेस देन 7.5 करोड़। ऐसा नहीं है कि 7.5 करोड़ से कम अमाउंट का कोई टेंडर है तो वहाँ पर ओपन टेंडर को इनवाइट नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यह स्पष्ट है। तो अभी हम लोग देखें कि ओपन टेंडर देख लिए, लिमिटेड टेंडर देख लिए, अब है सिंगल टेंडर। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है सिंगल टेंडर, यानी सिंगल मीन्स एक, यानी सिंगल टेंडर क्या होता है कि कॉलिंग ऑफ सिंगल टेंडर शुड बी रिसोर्टेड टू ओनली द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज। तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज कब आएगा भाई? तो इमरजेंट सिचुएशन में आएगा। अब ये इमरजेंट सिचुएशन क्या होता है?
इमरजेंसी समझते हैं ना, बस ऐसे ही समझ लीजिए कि इमरजेंसी के केसेस में सिंगल टेंडर को इनवाइट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, ब्रीचेज इन्वॉल्विंग या ब्रीचेज हो गया इन्वॉल्विंग डिसलोकेशन टू ट्रैफिक, तो ऐसे कंडीशन में यानी इमरजेंट सिचुएशन में सिंगल जो टेंडर होता है उसको इनवाइट किया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा और इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए और थोड़ा सा जूम करके इसको देखा जाए कि क्या है। हाँ, अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल टेंडर का, तो कहता है वर्क्स ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर टू बी पर्सनली अप्रूव्ड बाय द जीएम और सीएओ, यानी सीएओ के मतलब चीफ अकाउंट ऑफिसर है ना, विथ प्रायर या फिर कंकरेंस ऑफ द एफएनएनसीओ है ना। दिस पावर इज नॉट टू बी डेलीगेटेड टू एनी अदर अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है तो इसका डेलीगेशन किसी दूसरे अथॉरिटी को मतलब कि नहीं दिया गया। ये कौन करेंगे तो एफएनसीओ करेंगे या फिर जीएम लेवल जीएम करेंगे या फिर सीओ करेंगे। कहता है एनी अदर सिचुएशन वेयर जनरल मैनेजर पर्सनली कंसीडर it inescapable to call for single tenders subject to this power can be exercised by GM only with the prior concurrence of finance। GM भी अप्रूव सिंगल टेंडर को कब करेंगे तो पहले प्रायर कंकरेंस लेना होगा, किसका भाई तो प्रायर कंकरेंस ऑफ फाइनेंस का जब प्रायर कंकरेंस लेना आवश्यक है, जरूरी है, तभी GM उसको एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एक होता है AMC। ये एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सिंगल टेंडर के अंतर्गत ही आता है। एक्चुअली में फॉर इक्विपमेंट कैन बी प्लेस्ड ऑन सिंगल टेंडर्स बेसिस ऑन ऑथराइज्ड डीलर्स विद अप्रूवल ऑफ एडिशनल जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे, यानी रेलवे के जो एडिशनल जनरल मैनेजर होते हैं यानी जिनको AGM बोला जाता है, उनके अप्रूवल के साथ ही ये ऑथराइज हो पाते हैं कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है तो उसके लिए जो फॉर इक्विपमेंट कैन बी प्लेस्ड ऑन सिंगल टेंडर जो इनवाइट किया जाता है तो उसमें जो भी इक्विपमेंट है उसको प्लेस करने के लिए एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रोविज़न लाया जाता है, जो कि उसके लिए जो अप्रूवल लिया जाता है वो एडिशनल जनरल मैनेजर जो रेलवे के होते हैं तो वो उसको अप्रूव करते हैं। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है कि द प्रपोजल फॉर सिंगल टेंडर शुड बी प्रिपेयर्ड बाय एग्जीक्यूटिव, यानी जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो कार्यकारी होते हैं, मतलब जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है क्या, द प्रपोजल फॉर सिंगल टेंडर शुड बी प्रिपेयर्ड। जो भी सिंगल टेंडर के लिए प्रपोजल है उस प्रपोजल को किसके माध्यम से प्रिपेयर किया जाना चाहिए तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा, एंड दिस शुड बी कंकर्ड बाय FA एंड CAO, यानी फाइनेंशियल एडवाइजर या एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर एंड पर्सनली अप्रूव्ड बाय GM, और वो GM के द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है। ठीक है, देयर आफ्टर उसके बाद द टेंडर कमेटी, यानी जिसको TC बोलते हैं शॉर्ट में, क्या बोलते हैं TC, यानी TC मतलब टेंडर कमेटी will be one stage higher depending upon the delegation of power in the normal tendering process, यानी जो TC में जो टेंडर कमेटी में जो एक होते हैं वो जो उसका जो मेंबर होते हैं वो एक स्टेप ऊपर का रखा। लेट सपोज जैसे कि अकाउंट से कोई TC में अधिक कोई मेंबर है JG ऑफिसर, तो जो TC में जो होंगे दूसरे डिपार्टमेंट का तो वो एक स्टेप हायर होंगे, यानी वहाँ पर SAG ऑफिसर आएंगे दूसरे डिपार्टमेंट के, और हमारे यहाँ के अकाउंट डिपार्टमेंट का JG ऑफिसर काफ़ी है। ठीक है, तो वो TC में क्या होता है कि जो वन स्टेज हायर ऑफिसर वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं SLT यानी स्पेशल लिमिटेड टेंडर के बारे में देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग टेंडर को देख रहे हैं कि एक ओपन टेंडर हो गया, एक लिमिटेड टेंडर हो गया, एक सिंगल टेंडर हो गया और एक हो गया स्पेशल लिमिटेड टेंडर। तो बेसिकली टेंडर कितने तरह के हुए, 4 तरह के हुए, है ना। तो अब हम लोग फोकस करते हैं स्पेशल लिमिटेड टेंडर पर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SLT भी बोला जाता है। एक्चुअली में जो स्पेशल लिमिटेड टेंडर्स है मे बी एडॉप्टेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन इन कंसल्टेशन विद FA एंड CO, यानी FA एंड CO के कंसंट्रेशन से, उनकी सहमति से, उनके ओपिनियन से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके बेस पर स्पेशल लिमिटेड टेंडर्स को इनवाइट किया जाता है। फॉर एग्जांपल वर्क्स ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, यानी वैसा वर्क जो स्पेशलाइज्ड नेचर का हो और वो अप्रूव्ड होगा टू बी अप्रूव्ड बाय द PHOD पर्सनली। जिस डिपार्टमेंट का वो टेंडर है, जिस डिपार्टमेंट के थ्रू निकाला जाता है, उस डिपार्टमेंट के जो PHOD होंगे, है ना, प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट,
PHOD का मतलब प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो उनके द्वारा अप्रूव किया जाएगा स्पेशलाइज नेचर का जो वर्क्स होगा। उसके बाद है वर्क्स ऑफ अर्जेंट नेचर। अब कोई अर्जेंट नेचर का वर्क्स है तो टू बी अप्रूव्ड बाय द GM पर्सनली, तो वो GM साहब के द्वारा पर्सनली अप्रूव किया जाएगा, कोई अर्जेंट नेचर का है। ऐसे कंडीशन में SLT यानी स्पेशल लिमिटेड टेंडर, स्पेशल लिमिटेड टेंडर, देखिए यहाँ भी लिमिटेड टेंडर है लेकिन इसमें स्पेशल जोड़ दिया गया, यानी कोई स्पेसिफिक काम होगा तो क्या, जिस प्रकार से लिमिटेड टेंडर में जो नंबर ऑफ अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर्स का जो नंबर्स था दैट शुड नॉट बी लेस देन 10, तो क्या यहाँ पर भी कोई प्रोविजंस लाया गया है SLT में भी कि नंबर ऑफ जो अप्रूव्ड लिस्ट का जो कॉन्ट्रैक्टर का जो लिस्ट होगा या फिर लिस्ट नहीं होगा, या फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स जो होंगे, क्या यहाँ पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है? यस है। आगे देखते हैं। अब है कंसल्टेंसी वर्क टू बी अप्रूव्ड बाय द GM पर्सनली। कंसल्टेंसी वर्क भी है तो वो उसके लिए SLT यानी स्पेशल लिमिटेड टेंडर इनवाइट किया जाएगा और वो पर्सनली GM महोदय के द्वारा अप्रूव्ड किया जाएगा। कहता है स्पेशल लिमिटेड टेंडर्स में बी इन्वाइटेड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड एंड रिप्यूटेड कॉन्ट्रैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज, यानी स्पेशल लिमिटेड टेंडर नाम से ही है स्पेशल लिमिटेड टेंडर, तो मे बी इन्वाइटेड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड एंड रिप्यूटेड कॉन्ट्रैक्टर, जो रिप्यूटेड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो रिप्यूटेड या फिर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसीज है, उन्हीं को स्पेशल लिमिटेड टेंडर के लिए ऑफर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो पोर्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इन केस ऑफ स्पेशल लिमिटेड टेंडर। अब यहाँ पर क्या है कि टेंडर्स फ्रॉम whom स्पेशल लिमिटेड टेंडर्स आर टू बी इन्वाइटेड शुड प्रिफरेबली बी मोर देन 6 बट नॉट लेस देन 4। अब ये जो पॉइंट है बिल्कुल माइंड में मेकअप कर लीजिए कि स्पेशल लिमिटेड टेंडर के केस में क्या होगा कि मोर देन 6 बट नॉट लेस देन 4। ये जो पॉइंट है स्पेशल लिमिटेड टेंडर के अंतर्गत कि जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए वो मोर देन 6 हो सकता है बट नॉट लेस देन 4, लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए। ये स्पेशल लिमिटेड टेंडर में ऑलवेज पूछते रहता है कि इन केस ऑफ स्पेशल लिमिटेड टेंडर जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, टेंडर्स होगा, उसकी संख्या कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए और कितनी से कम नहीं होनी चाहिए। तो भाई इसमें जो प्रोविजन है कि मोर देन 6 से तो मोर देन होगा बट नॉट लेस देन 4, लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर पर कुछ डिस्कशन था। आई होप ये आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करने में ज़रूर हेल्पफुल हो रहा होगा और आई थिंक आपको आज का वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो भी नीडी पर्सन है वहाँ उन लोगों तक हमारा ये प्रयास जरूर पहुँचाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई आपका इशूज है या फिर कुछ आप न्यू टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी अपेंडिक्स 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग में हम आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे।